दोस्तों बेसिकली अगर मैं पिछले लेक्चर की बात करूं तो पिछले लेक्चर में ऑलरेडी हमने हमारे जो पोस्टेज स्टैम्प है वहां तक चीजें कंप्लीट कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम जो कवर करने वाले हैं बेसिकली वी आर गोइंग टू बिगिन विद अ मटेरियल सोर्सेज। अब यहाँ पे ये आती है कि सर मटेरियल सोर्सेज मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज, क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसी कोई भी चीज जो हमें पास इंफॉर्मेशन यानी हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन क्या गेन करने में हेल्प करती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मटेरियल सोर्स। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, ये मेरे मोबाइल है, अगर ये मेरी मोबाइल से अगर मुझे पास के बारे में पता चलता है तो ये मेरा मटेरियल सोर्सेज होगा। फॉर एग्जाम्पल कॉइन्स होते हैं, देखो यहाँ पे कुछ चीजें दी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा है कॉइन्स दिया है। अब कॉइन से हमें पास के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, सही बात है। अब के सिक्के, अगर हम जैसे एक सिक्के की बात करें, एक ऐसा सिक्का है जहां पे हमारे जो डाइटीज है रामा एंड सीता, ठीक है, उनकी एक फोटो छपी हुई है और दूसरी तरफ जो है आपके अरेबिक लैंग्वेज में कुछ चीजें क्या कार्व की गई कॉइन्स पे। तो इससे हमें समझ में क्या आता है, जब कभी भी हम इस चीज को रीड करेंगे तो बेसिकली हमें ये समझ में आएगा कि जो पर्टिकुलर रूलर था उस टाइम का, उस पर्टिकुलर रीजन का, वो रूलर किसी भी तरीके से आपके किसी भी रिलीजन में क्या भेदभाव नहीं, सारे रिलीजन्स को वो एक समान से समझता था, सही बात है। तो दूसरा क्या था? ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स मतलब क्या हो गया? आपके ज्वेलरीज हो गए, ठीक है, सही बात है। हमें ये भी समझ में आता है कि बेसिकली जब हम ज्वेलरीज देखते हैं किसी भी पीरियड की या फिर ऑर्नामेंट्स देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि पर्टिकुलरली उस पीरियड के जो लोग हैं वो उनका आर्ट फॉर्म कैसा था, वो किस तरह की आर्ट फॉर्म फॉलो करते थे। और प्लस ऑर्नामेंट्स अगर बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स के बने हुए या फिर प्रीशियस स्टोन्स के बने तो हमें ये समझ में आता है कि उस टाइम पे के जो लोग हैं उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज्यादा अच्छी थी, ये भी हमने समझा। फिर आता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप। बड़ा ऑब्वियस सी बात है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप जैसे हमारे टेम्पल्स हो गए, हमारे मस्जिद हो गए, हमारे चर्च हो गए, ये कहीं ना कहीं हमारे जो एंसेस्टर्स है उनके बारे में हमें दर्शाते हैं। ये हमारे जो रिचुअल्स है, जो हमारी कल्चर है, उसके बारे में हमें बतलाते हैं कि हमारे ट्रेडिशन किस तरह से हुआ करते थे, हमारे कल्चर क्या है, हमारे कल्चर में क्या चीज़ें अवेलेबल है, हमें क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्या चीज़ों को नहीं फॉलो करना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में हमें क्या पता चलता है। फिर थिंग्स इन डेली यूज। अब सबसे पहला सवाल ये आता है, सर थिंग्स इन डेली यूज का मतलब क्या होता है? थिंग्स इन डेली यूज का मतलब ये होता है कि जो चीजें हम रोजाना जिंदगी, रोजाना मराने की जिंदगी में हम यूज करते हैं। जैसे मैं बात करूंगा मैं महात्मा गांधी जी की। अब महात्मा गांधी जी की अगर मैं बात करूं तो उनके रोजाना की जिंदगी में वो क्या यूज किया करते थे? उनका एक चश्मा हुआ करता था, चरखा यूज करता था, उनके कपड़े हुए करते थे, ठीक है। ये सारी चीजें आज भी म्यूजियम्स में क्या स्टोर करके रखी जाती है, प्रिजर्व करके रखी जाती है। अब ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि हमारे जो आगे आने वाली जनरेशन है, जब कभी भी इन सभी बहुत बोलते हैं ना महान महान पर्सनालिटीज के बारे में स्टडी करें तो उनको इनके बारे में चीजें पता होनी चाहिए कि जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी किस तरह का चश्मा पहना करते थे, तो वो बेसिकली फिजिकली वो चीजों को देख पाए, चरखा उनका किस तरह का चरखा था, ये चीजों को देख पाए। इस तरीके से ये चीजों को भी क्या स्टोर करके रखा जाता है। फिर रॉयल सील्स की अगर मैं बात करूं, स्टैम्प्स होते हैं ना, स्टैम्प्स, ठीक है। अब जितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा थे, ठीक है, ब्रिटिश थे, उन सभी का एक सील हुआ करता था जिसे हम अलग भाषा में हम कह सकते हैं एक स्टैम्प हुआ करता था, ठीक है, जिसे हमें पता चलता था कि जो करस्पॉन्डेंस पर स्टैम्प मारा जाता था तो वो स्टैम्प किस तरीके के स्टैम्प थे, ठीक है, सच में ये जो डॉक्यूमेंट है वो उसी पीरियड का है कि नहीं है, तो वो हम सील से कंपेरिजन कर सकते हैं। फिर आता है आर्किटेक्चर। बड़ा वैसे आता है बिल्डिंग्स को हम देख के आइडिया लगा सकते हैं कि जो लोग हैं वो किस तरह के घर में रहना पसंद करते थे, वो अगर घर का डिजाइन अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, तो उसके बारे में पता चलता है। फिर आता है म्यूजियम्स आते हैं। क्या आता है? म्यूजियम। म्यूजियम बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जहां पे हमारे जितने भी सोर्सेज होते हैं, मटेरियल सोर्सेज स्पेशली, ये सारी चीजें स्टोर करके रखी जाती है, चाहे वो बंदूक हो गए, चाहे वो बम्स हो गए, बम्स मतलब अब मैं ये नहीं बोलूँगा, बम्स के रिमेन्स हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो कार्ड्स होते हैं वो हो गए, फिर तलवारें हो गई, वेपन्स हो गए, बाकी सारी ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर करके रखी जाती है, ठीक है। फिर क्लोथिंग मतलब क्या हो गया? कपड़े। ये भी हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि अगर महात्मा गांधी जी थे तो महात्मा गांधी जी का ड्रेसिंग सेंस क्या था, वो किस तरह के कपड़े पहना करते थे, उनका ड्रेसअप होने का स्टाइल क्या था, किस तरह के कपड़े पहना करते थे, कौन से फैब्रिक के कपड़े पहना करते थे, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें इन सभी चीज़ों से क्या पता चलता। आई होप सबको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला क्या आता है? कॉइन्स आता है। अब देखो कॉइन्स की अगर मैं जब बात करता हूँ तो कॉइन्स भी हमें समझने में ये हेल्प करते हैं कि हमारे इतिहास में सिक्कों में क्या इवोल्यूशन हुआ है। अगर मैं पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो पहले हमें कॉइन्स जो होते थे वो पहले पत्थर के यानी स्टोन्स को एज अ मीडियम क्या यूज़ किया जाता था, एक्सचेंज का, कॉइन्स के बदले यूज़ किया जाता। फिर थोड़े से हम बोलते हैं ना कि इवॉल्व हुए, वहाँ पे हम फिर गोल्डन कॉइन्स यूज़ करने लगे, सिल्वर कॉइन यूज करने लगे,
ठीक है, गोल्डन कॉइन, सिल्वर कॉइन, और फिर उसके बाद कॉइन्स की शेप भी ऐसे राउंड नहीं थी, ऐसे हेक्सागोन शेप हुआ करता था। ठीक है, कुछ इस तरह के कॉइन्स भी हमें देखने मिले। फिर कॉइन्स का जो साइज होता था वो भी हमें चेंज होता हुआ दिखाई दिया। तो हम इतिहास के पन्ने अगर पलटेंगे तो हमें बहुत सारे जो बदलाव है कॉइन्स में वो हमें देखने मिलते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, हमारे भारत देश में जो नोट्स प्रिंट करने का जो अथॉरिटी या फिर जो राइट है वो किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। और इनका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो आपकी मुंबई में क्या लोकेटेड है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो कॉइन्स आपके 1950 से लेकर जो आज तक यूज किए जाते हैं, उन सभी में अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही बोलते हैं एक वाइड वैरायटी ऑफ डिफरेंस हमें देखने मिलेगा। अब आप बोलोगे सर किस चीज में? सबसे पहला चीज मेटल उस टाइम पे कुछ और यूज किया जाता है और आज के टाइम पे जो मेटल्स यूज किए जाते हैं वो अलग होते हैं। फिर कॉइन्स की विड्थ की भी अगर मैं बात करूं, पहले कॉइन्स जो होते थे बहुत पतले हुआ करते थे, लेकिन आज के कॉइन्स थोड़े से विड्थ में ज्यादा है। फिर उसके बाद तीसरी चीज अगर मैं बात करूं, शेप का भी, स्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा चेंज था कि शेप जो पहले हेक्सागोन हुआ करते थे, लेकिन आज सर्कल में हमें मेनली जो सिक्के देखने मिलते हैं। प्लस साइज की भी बात करूंगा, अब जितना डिनोमिनेशंस का, अगर 10 रुपए का सिक्का है तो 10 रुपए का सिक्का उतना बड़ा रहता है, 5 रुपए का सिक्का तो उतना 10 रुपए से छोटा होता है, 1 रुपए का सिक्का तो उससे छोटा, 2 रुपए का सिक्का थोड़ा बड़ा होता है। तो हमें इस साइज का भी डिफरेंस हमें ये देखने मिलता है। प्लस जो प्रिंट्स होते थे वो प्रिंट्स पे भी हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने मिलता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये देखो हमारे पास 1 रुपए का सिक्का है, ठीक है। अब 1 रुपए के सिक्के में भी आपको बहुत सारे हैं। 1 रुपए का सिक्का आपको कुछ एक इस तरह से मिल जाएगा, फिर आपको एक ऐसा थंब वाला 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे हमें प्रिंटिंग में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस मिले। अब मैं आपको बता दूं, ये जो प्रिंट है, ये प्रिंट भी हमें बहुत ही बड़ा इंफॉर्मेशन देता है। अब आप बोलोगे सर कैसे इंफॉर्मेशन देता है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया, ये मेज की फोटोज दी है, ठीक है। हमारी एक फसल है, उस फसल की क्या हमें इमेज दी है। तो इससे हमें समझ में क्या आता है? इससे हमें ये समझ में आता है बेसिकली कि ये जो कंट्री है, ये कंट्री एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है। फिर आपने 5 रुपए का सिक्का देखा होगा, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। अब 5 रुपए का नोट देखा होगा, 5 रुपए के नोट में अगर आपने जो ग्रीन कलर का नोट होता था, अब उसमें आपने क्या देखा है? उसमें आपने ये देखा है कि जो नोट है उसके पीछे एक फार्मर की फोटो छपी हुई है जो ट्रैक्टर चला रहा है खेत में, सही बात है। इससे हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे हमारे देश में जो फार्मर्स है, फार्मर्स को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है, बहुत ज्यादा मान सम्मान दिया जाता है। जो फार्मर्स होते हैं उनको एक अलग ही स्थान रखा जाता है। फिर उसके बाद क्या बोला गया, अब देखो, coins to convey the message of population control and coins to communicate the importance of agriculture, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आदर्श, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या म्यूजियम्स है। अब म्यूजियम्स की अगर मैं बात करूं तो हमें म्यूजियम्स में क्या देखने मिलते हैं, ये हम लोग देख लेंगे। म्यूजियम में आपको बता देना चाहता हूँ, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सारे जो हमारे ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें स्टोर करके रखी जाती है। मतलब जो एंटिक पीसेस होते हैं, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो वेपन्स होते हैं जो पहले यूज़ किए जाते थे, ये सारी चीज़ें क्या स्टोर करके रखी जाती है। अब सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ तो हमारे भारत देश में एक स्टेट नहीं है, हमारे भारत देश में अनगिनत स्टेट्स हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे स्टेट्स हैं। अब इन सारे स्टेट्स की अगर मैं बात करूँ तो अनगिनत कल्चर्स है, अनगिनत ट्रेडिशंस है जो क्या फॉलो किए जाते हैं। अब यहाँ पे हर एक स्टेट की गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपनी परंपराओं को क्या करके रखे, प्रिजर्व करके क्या रखे, ये इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या बनती है। यहीं पे अगर मैं बात करूं तो इस रीजन के वजह से अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हर एक स्टेट का खुद का एक म्यूजियम है जहां पर उनके कल्चर से रिलेटेड, उनके ट्रेडिशन से रिलेटेड, उनकी हिस्ट्री से रिलेटेड सारे जो बोलते हैं ना कि मॉन्यूमेंट्स हो गए, सारी जो आर्टिस्टिक थिंग्स है, वो सारी चीज़ें क्या स्टोर करके वो रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि हमारे मुंबई में अगर मैं बात करना चाहता हूं तो छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम्स है, ठीक है, जहाँ पे महाराष्ट्र की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो ब्यूटीफुल थिंग्स है, जो पास्ट में हुई है, उससे रिलेटेड जो ऑर्नामेंट्स है, उससे रिलेटेड जो एंटिक पीसेस है, जो मटेरियल्स है, वो सारी चीज़ें स्टोर करके रखी जा रही है ताकि कल को जो हमारे आगे आने वाली जनरेशन है या फिर जो अभी करंट जनरेशन है, उन्हें भी कहीं ना कहीं हमारे हिस्ट्री के बारे में, हमारे पास्ट के बारे में, हमारे कल्चर्स के बारे में उनको भी थोड़ी सी क्या इन्फॉर्मेशन क्या रहे, हम कहीं ना हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो ट्रेडिशन है वो कहीं भूल ना जाए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट म्यूजियम्स भी होते हैं और कुछ प्राइवेट कलेक्टर्स भी होते हैं। और गवर्नमेंट म्यूजियम्स बेसिकली जो गवर्नमेंट द्वारा हैंडल किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं। प्राइवेट कलेक्टर्स मतलब क्या होते हैं? प्राइवेट कलेक्टर्स आर द काइंड ऑफ म्यूजियम्स जो बेसिकली गवर्नमेंट से अटैच नहीं रहते, लेकिन वो उनका अलग ही रहता है, जहाँ पर वो अपने बेसिस पे क्या करते हैं, एंटिक पीसेस को कलेक्ट करते हैं, चीज़ों को रिसर्च करते हैं, ठीक है, और उसको स्टोर करके रखते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ
तो यहाँ पे जो प्राइवेट कलेक्टर्स होते हैं वो अलग अलग चीज़ें कलेक्ट करते हैं। कुछ होते हैं जो कॉइन्स सिर्फ कलेक्ट करते हैं, कुछ होते हैं नोट्स कलेक्ट करते हैं, फिर कुछ होते हैं लैम्प्स कलेक्ट करते हैं, नट क्रैकर्स कलेक्ट करते हैं, जो अलग अलग शेप्स में होते हैं, क्रिकेट इक्विपमेंट्स भी। अब आप बोलोगे सर क्रिकेट इक्विपमेंट्स भी क्यों? देखो आज अगर मैं बात करूँ, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो क्रेज़ है किसी स्पोर्ट्स का वो है क्रिकेट। अगर क्रिकेट का मैच हो रहा है तो लोग अपनी जॉब छोड़ के, जॉब से छुट्टी लेकर वहाँ पे क्रिकेट बैठ कर क्या देखना चाहते हैं। सही बात है, हाल ही में हमने वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है, तो पूरे देश ने क्या उसकी चीज़ की क्या खुशी मंगाई, मतलब एक त्योहार जैसा पूरा क्या मनाया गया था। सही बात है। तो सेम चीज़ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने वर्ल्ड कप जीता है, तो वर्ल्ड कप जब जीता था, जो मैन ऑफ द मैच ने कौन सा बैट यूज़ किया था, टीम इंडिया ने किस तरह की जर्सी पहनी थी, ठीक है, क्या क्या इक्विपमेंट्स उन्होंने यूज़ किया था, क्योंकि एक हिस्टोरिक मोमेंट है। सही बात है। तो इसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, उनके बैट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, उनके बॉल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, ताकि जो क्रिकेट फैंस हैं उनको क्या अच्छा लगे और उनको भी हमें इंफॉर्मेशन मिले। फिर आता है हमारा ओरल सोर्सेज। अब ओरल सोर्सेज मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज़ जो ओरली क्या हमें क्या करती है, हमें इंफॉर्मेशन देती है आपके पास के बारे में, उसे हम ओरल सोर्सेज बोलते हैं। अब ओरल सोर्सेज में अगर मैं बात करूँ तो वो क्या इंक्लूड करता है? फोक टेल्स इंक्लूड करता है, फोक सॉन्ग्स होते हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं, बालाड्स होते हैं, ओवेज होते हैं, ठीक। अब बहुत सारे अगर मैं बात करूँ जो एक्टिविस्ट थे, अब यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहता हूँ, अभी एक्टिविस्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं? जैसे लोकशाही रन्ना थे, भाऊ साठे थे, फिर उसके बाद शाहिर अमर शेख थे, जिन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट में पार्ट लिया था। अब संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट है क्या सर? देखो, एक ऐसा टाइम था जहां पे गुजरात और जो महाराष्ट्र हुआ करता था वो इंटीग्रेटेड था, मतलब एक साथ था, वो दोनों अलग अलग नहीं थे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग आए, अब कुछ लोगों की डिमांड ये उठ के आई सामने कि हमें क्या चाहिए, हमें मराठी स्पीकिंग रीजन वो अलग चाहिए, जितने भी मराठी स्पीकिंग रीजन है वो एक साथ होने चाहिए, जितने भी गुजराती स्पीकिंग रीजन है वो एक साथ होने चाहिए। ये एक सवाल क्या, ये एक जो डिमांड था, ये डिमांड इनके में क्या उठ के आया। सही बात है। तो यहाँ पे उसी चीज को क्या फुलफिल करने के लिए कुछ एक्टिविस्ट यहाँ पे सामने आए और वो इंस्पायर्ड क्या हुए थे? पोवाडा से इंस्पायर्ड होते हैं। अब सो पोवाडास क्या होते हैं? पोवाडास बेसिकली एक तरह का सॉन्ग होता है जो हमारे पास्ट इवेंट्स के बारे में बताता है, जो हमारे हिस्ट्री के जो महान महान लोग थे उनके बहादुरी के बारे में हमें क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता है। फिर क्या आता है आपका? ऑडियो विजुअल सोर्सेज आता है। अब ऑडियो विजुअल सोर्सेज में क्या आता है? टेलीविजन आता है, फिल्म्स आते हैं, इंटरनेट आता है, इन सभी को हम लोग ऑडियो विजुअल म्यूजिक मीडिया क्या बोलते हैं। अब टेलीविजन ऑडियो विजुअल मीडिया मतलब ऐसी चीज जिसको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। जैसे आप में भी एक ऑडियो विजुअल मूड में, ठीक है, आप मुझे सुन भी सकते हो, आप मुझे भी देख भी सकते हो, तो आप मैं क्या हो गया? एक ऑडियो विजुअल मीडिया सोर्सेज हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे डोमेस्टिक चैनल्स होते हैं, फॉरेन टेलीविजन चैनल। डोमेस्टिक चैनल्स मतलब क्या हो गया? ये हमारा नेशन है फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। अगर चैनल हमारे कंट्री का ही है, कंट्री में ही स्टार्ट हुआ, तो उस तरह के चैनल को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक चैनल बोलते हैं। अगर कोई और कंट्री का चैनल हमारे कंट्री में क्या रन किया जा रहा है या फिर दिखाया जा रहा है, टेलीकास्ट किया जा रहा है, तो इस तरह के चैनल को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन चैनल्स क्या बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब जैसे अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री चैनल हो गया, डिस्कवरी चैनल हो गया, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा या फिर कभी आपने देखा होगा ये चैनल को, जहाँ पे जानवर के बारे में दिखाया जाता है, हिस्ट्री के बारे में दिखाया जाता है। क्लियर हो गया? फिर अब क्या आता है? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये क्या है? ये बेसिकली स्टार्ट किसके द्वारा किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। आपके पुणे में कौन सी ईयर में? ईयर 1960 में। इस पर्पस के लिए, ताकि पब्लिक को क्या, प्रोवाइडिंग पब्लिक एजुकेशन। अब देखो, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अब ऐसे बहुत सारे लोग आ गए थे जिन्हें कहीं ना कहीं सिनेमा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, जिन्हें फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, जिन्हें एंटरटेनमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक इनिशिएटिव लिया, क्यों ना इस सेक्टर को डेवलप किया जाए। यहाँ पे ऐसे जो कुछ लोग होते हैं जिन्हें इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रुचि है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस चीज़ में, तो इस चीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा क्या काम किया जाए। सही बात है। तो इन्होंने क्या किया? FTTI क्या ओपन कर दिया। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जो बेसिकली लोगों को इस पर्टिकुलर फील्ड में, इस पर्टिकुलर चीज़ में क्या बहुत ज़्यादा हेल्प करता था, ट्रेन करता था। अब यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट को, अब ये इंस्टीट्यूट का स्टार्ट किया गया। अब एक इंस्टीट्यूट था जिसका नाम था इंडियन न्यूज़ रिव्यू, ठीक है। इसने बहुत सारे न्यूज़ रिव्यूज क्या किया, प्रोड्यूस किया। किसके ऊपर? पॉलिटिक्स पे, सोशल इश्यूज, आर्ट पे, स्पोर्ट्स पे, कल्चर पे। अब डॉक्यूमेंट्रीज बहुत सारी है। अब डॉक्यूमेंट्रीज मतलब क्या हो गया? अब आपने देखा होगा स्कूलों में कभी एड्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जाता है, फिर उसके बारे में जागरूकता लोगों को नॉलेज दिया जाता है। फिर दूसरा जो होता है आपका अस्थमा का हो गया, टीबी का हो गया, इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो एक स्टोरी के फॉर्म में दिया। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट्री क्या बोलते हैं।
फिर साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज हमारे जो प्रोमिनेंट सोशल लीडर्स थे उनके बारे में है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया अपने देश के लिए, अपना सेक्रीफाइस किया, बहुत ज़्यादा बोलते ना कि योगदान दिया देश की भलाई के लिए, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज है। और बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है इंडिया में उसके बारे में भी हमें यहाँ पे क्या बतलाया। अब जो न्यूज़ है, जो न्यूज़ रिलीज करता है, न्यूज़ रिलीजेस एंड डॉक्यूमेंट्रीज, ये कहीं ना कहीं हमें हिस्ट्री जो है मॉडर्न इंडिया की उसकी पढ़ने में हेल्प करता है। अब कैसे करते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कि आज़ादी मिलने के बाद हमारे जो देश के प्रधानमंत्री थे सबसे पहले, उन्होंने क्या भाषण दिया, ये हमें कैसे पता चला। बट ऑब्वियस सी बात है, कुछ यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज होंगी, कुछ ऑडियो विजुअल सोर्सेज होंगे जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अगर मुझे ये देखना है कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन रही थी, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी ने जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था पूरे देश में, तो उस टाइम पे कंडीशन कैसा था, उन्होंने क्या क्या चीज़ें बोली थी। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है, ये सारी चीज़ें हमें डॉक्यूमेंट्री से हमें इंफॉर्मेशन मिलने में क्या हेल्प क्या होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको इतनी पूरी चीज़ें समझी होंगी, और समझिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, दूसरा शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे कंटेंट मैं आपके लेकर आ सकूँ आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर। तो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।